लेस करते थे और अंडरटुक। अच्छा, ना मुझे परफेक्ट का मतलब आता है यहाँ पर और ना मुझे अंडरटुक का आता है, बिकॉज दोनों अपने लिटरल सेंस में शायद नहीं इस्तेमाल हुए, दोनों की यहाँ पर कोई मेटाफोरिकल सेंस हुई है। लेकिन लेस और मोर का तजाद तो सबको समझ आ रहा है। वर्ड्स के ऊपर गौर करते जाए ना कि जो समझ आए उसे कैसे कैसे समझ आए। तो इसका मतलब है कि ग्रीक फिलोसोफर्स किसी एक चीज पे ज्यादा और किसी एक चीज पे कम फोकस था। अब वो क्या थी, किसी एक चीज की तरफ ज्यादा और किसी एक चीज की तरफ कम, वो आगे जाके पढ़ लेते हैं। लेकिन इतना लेस और मोर ने हमें कंट्रास्ट दे दिया। तो पहला पॉइंट ये निकाल लें, छोड़ दें परफेक्ट को, छोड़ दें अंडरटुक को। ग्रीक फिलोसोफर्स लेस और मोर मींस कि एक जैसी अप्रोच नहीं थी। किसी एक चीज पे कुछ लोग ज्यादा होंगे, किसी एक चीज पे कुछ कम होंगे। पार्मेनिdes, अब पार्मेनिdes बंदे का नाम है, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, स्ट्रक्चर के थ्रू समझे। पार्मेनिdes pondered nebulously over the mystery of knowledge। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल सेंटेंस का। पॉन्डर्ड वर्ब है तो इट मीन इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में आम तौर पे डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन होता है। अच्छा, ये किसी बंदे का नाम है या किसी स्कूल ऑफ थॉट का नाम है या किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम होगा जो एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो हम पार्मेनिdes को पार्मेनिdes ही रख देते। जो भी था, पॉन्डर्ड बता रहा है कि ये सोचो विचार करता था, तो इट मीन सोचो विचार करना या तो किसी बंदे का या किसी फिलोसोफर का या किसी स्कूल ऑफ थॉट का जिक्र कर रहा होगा कि ये स्कूल ऑफ थॉट जो था ना, ये सोचो विचार करता रहता था बैठ के। नेबुलसली का मतलब नहीं आता मुझे। पार्मेनिdes pondered nebulously over the mystery of, अच्छा पार्मेनिdes का ताल्लुक किस चीज के साथ है, मिस्ट्री ऑफ। बस हमें इतनी जानने की जरूरत है। ऊपर पहली बात ये हुई है कि ग्रीक फिलोसोफर्स किसी एक चीज की तरफ लेस और किसी एक चीज की तरफ मोर थे। उनमें से एक बंदे का जिक्र आ गया या एक ग्रुप का जिक्र आ गया या एक स्कूल ऑफ थॉट का जिक्र आ गया कि वो मिस्ट्री ऑफ नॉलेज पे सोचो विचार करते रहते थे। अच्छा, नेबुलसली का वैसे गेस करें मीनिंग तो क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा गौर फिक्र उसी के ऊपर पड़ा, गौर फिक्र नहीं भी आता, लेकिन पॉन्डर्ड वर्ड इन इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बड़ी वो उसके ऊपर बाल की खाल उतारते रहते हो। किसकी मिस्ट्री ऑफ, ये बेटा पॉन्डर्ड का भी नहीं आता। पार्मेनिdes और मिस्ट्री ऑफ नॉलेज, बस दो चीजें नहीं करती। मिस्ट्री ऑफ नॉलेज भी नहीं आती, कोई बात नहीं, जितना भी आप लाइनली का इलाज कर सकते हो उतना कर दो। मतलब ये मुश्किल से मुश्किल पैसेज को हमने यूं आसान बनाना है सिर्फ सिग्नल के थ्रू। अच्छा, कुछ नहीं समझ आया, ये तो समझ आ गया कि पार्मेनिdes उसके बारे में कुछ जिक्र हुआ यहाँ। आगे क्या कह रहा है, बट किस लिए होता है, इसका मतलब है कि जो बात बट के बाद हुई है ना, बट से पहले उसका ऑपोजिट हुई होगी। तो हम अगली बात से पिछली बात समझ लेंगे, हमें नहीं समझ आया। उस सख्त मेहनत करने के बावजूद वो इम्तिहान में टॉप कर गया, बात हो सकती है। सख्त मेहनत करने के बावजूद वो, देखिए ना, अब पिछले हिस्से ने अगली बात प्रिडिक्ट कर दी है। ये हो ही नहीं सकता कि अगली बात आप ये कहें कि सख्त मेहनत करने के बावजूद वो इम्तिहान में टॉप कर गया। बात क्या होगी कि सख्त मेहनत करने के बावजूद, इसी को मैं दूसरी तरफ ले आता हूं कि उसने बड़ी मेहनत की लेकिन इसके बावजूद वो इम्तिहान में टॉप कर गया। क्या होगा, लेकिन वो फेल हो गया, पास ना हो सका, अच्छे नंबर। कोई ऐसी बात ही आएगी ना जो सख्त मेहनत का ऑपोजिट जाए। और इधर आओ, किसे मंगवाएंगे, बंदा दिखाओ, हाथ खड़ा कर। चलो जाओ, उस बेटी की पहले से थी इसलिए आपको तो बेटा रोजे भी माफ होंगे। बात आप 10 दिन में 30 रोजे रख लिया, एक दिन में 3 रोजे। थैंक यू, मेरा रोजा। जो प्री सोक्रेटिक्स थे, kept their eyes with fair consistency
प्री सोक्रेटिक्स की आंख कहां पर थी? कंसिस्टेंसी के साथ अपॉन द, ये बातें करते थे फर्म अर्थ की, जमीनी हकायत की, इस जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी। अगर बट से पहले चले जाएं तो फिर पार्मेनिडिस कैसी बातें करता होगा? मिस्टीरियस, उसके साथ कंट्रास्ट बना लेना। अगर वो मिस्टीरियस था तो ये फिर कौन से होंगे? प्री सोक्रेटिक्स जो क्लियर, रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक। ठीक है, बट देखिए समझाएगा। बट द प्री सोक्रेटिक्स kept their eyes with fair consistency upon the firm earth and sought to ferret out its secrets. वो सीक्रेट्स तक कैसे पहुंचते थे? बाय ऑब्जर्वेशन एंड, अब यहां तक रुक जाए। प्री सोक्रेटिक्स के बाद कुछ नहीं समझ आया, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस समझ आया। हम बिल्कुल एक लोएस्ट लेवल पे चले जाते हैं कि प्री सोक्रेटिक्स का ताल्लुक था ऑब्जर्वेशन एंड। अच्छा, अगर हम ये कहें कि जो प्री सोक्रेटिक्स थी उनकी अप्रोच बेस करती थी किस पे? ऑब्जर्वेशन एंड। ना में फर्म अर्थ की समझ आई, ना सॉर्ट टू पैरेट आउट की आई, कुछ नहीं समझ आई। लेकिन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस तो बेटा मैट्रिक लेवल पे बच्चे को ही पता होगा ना। तो प्री सोक्रेटिक्स का ताल्लुक बन गया ऑब्जर्वेशन और फिर पार्मेनिडिस बट से पहले कंट्रास्ट में चले जाएंगे, वो फिर ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे नहीं चलते होंगे। तो फिर जो चीज ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में नहीं है वो क्या होगी? मिस्टीरियस, वो मिस्ट्री। अब ये कंट्रास्ट से बात समझ रहे हैं कि प्री सोक्रेटिक्स जो थे, अगर मैं इनको ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को अंडर वन अम्ब्रेला एक वर्ड में लाना चाहूं तो जो अप्रोच ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का बेस करती है वो कौन सी होती है? साइंटिफिक, रैशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, डूएबल, प्रैग्मेटिक। देखिए 50 वर्ड हमारे सामने आ जाएंगे। बात समझ आ गई है ना? अल्फाज हाथ बांध के सामने खड़े होकर के ये लिख लो, ये लिख लो। अब अगर ये लोग प्रैक्टिकल थे, साइंटिफिक थे, रैशनल थे, प्रैग्मेटिक थे, जो कि प्री सोक्रेटिक्स थे, तो फिर मुझे बताएं कि जो पार्मेनिडिस साहब थे वो क्या होंगे? इम्प्रैक्टिकल, जो इलॉजिकल या इरैशनल या मिस्टीरियस बातें करते होंगे। अब इससे पिछली बात समझ लें कि वो कह रहा है लेस और मोर, कि प्री सोक्रेटिक्स जो थे उनमें से कुछ लोग किसी एक चीज की तरफ ज्यादा टेंडेड थे और कुछ लोग किसी एक चीज की तरफ ज्यादा टेंडेड थे। फिर आगे चलते हैं कि जी ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे चलते थे प्री सोक्रेटिक्स, तो पार्मेनिडिस साहब नहीं चलते होंगे। रादर देन, फिर कंट्रास्ट आ रहा है। अगर प्री सोक्रेटिक्स प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस थे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे चलते थे, बजाय इसके टू क्रिएट इट बाय एक्सुडिंग डायलेक्ट, नहीं समझ आई, एक वर्ड का कख नहीं पल्ले पड़ा, ऐसे ही है ना। लेकिन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का कंट्रास्ट आगे ले जाओ। अब मैं आपको मिसाल देता हूं भाई, देखिए मैं जो भी बात करूंगा वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बेस करती होगी, बजाय इसके के हवाई। देखिए ना, उस जुमले को मुकम्मल करें ना, मेरे को छोड़ दे इस पैसेज को। लेकिन ये रादर देन तो कंट्रास्ट है, तो पिछला समझ आ गया है। तो हमें समझ आया कि जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे चलता है वो प्री सोक्रेटिक्स है, बजाय इसके कि जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को नहीं मांग। तो भाई नहीं समझ आई मुझे इसकी एक्सुडिंग की, डायलेक्ट की, कुछ भी, तो मैं उसका कंट्रास्ट फिर आगे बना लूंगा। तो देखिए दरमियान में सिर्फ ये एक लाइन समझ आने से ये अगली भी समझ आ रही है और ये पिछली भी समझ आ रही है। तो बात बनी क्या फिर? बात ये बनी कि ग्रीक फिलोसोफर्स के यहाँ एक जैसी अप्रोचेस नहीं थी। पार्मेनिडिस साहब जो थे ये बातें करते थे मिस्टीरियस या इमेजिनेटिव या अनरियलिस्टिक, लेकिन जो प्री सोक्रेटिक्स थे वो बातें करते थे बड़ी ही रैशनल या लॉजिकल या डूएबल या प्रैक्टिकल। आगे वो क्या कह रहा है? देयर वर नॉट मैनी इंट्रोवर्ट्स अमंग द ग्रीक्स, ऑल्दो ग्रीक्स के यहाँ बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट्स नहीं थे। अब इसका मतलब है कि रादर देन के बाद उसने ये टर्म यूज किया कि ग्रीक्स के इंट्रोवर्ट्स नहीं थे। इसका मतलब है ये जो सारी आ रही है ना, ये सारे वो हैं जो अनरियलिस्टिक हैं, जो इंट्रोवर्ट्स हैं, जो फजूल बातें करते होंगे, लाइक पार्मेनिडिस मींस जो मिस्टीरियस बातें करते होंगे। अब इस तमाम को क्लब करके ये जो दो पॉइंट्स निकले हैं कि ग्रीक फिलोसोफर्स डिड नॉट हैव सेम अप्रोचेस। लैंग्वेज चेंज कर लें,
Greek philosophers differed in their approaches. Greek philosophers were not have similar approaches. Parmenides was imaginative. अच्छा, imaginative का वर्ड बुरा लग रहा है, निकाल दो. Was mysterious in his approach. Was unrealistic in his approach. Was enigmatic in his approach. Mysterious का जो अच्छा सिनोनिम मिल रहा है उठा लो. But the pre-Socratics were practical. जो साइंस और ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं वो क्या थे? प्रैक्टिकल. उसके पीछे ले जाओ पार्मेनिड्स को. Like most of the other Greek, ज्यादा इंट्रोवर्ट्स थे ही नहीं ग्रीक्स में. मींस ज्यादा अनरियलिस्टिक बातें करने वाले नहीं थे. इट मींस ज्यादा बातें फिर वो करने वाले थे जो रियलिस्टिक थे. अब देखिए, मैंने आपको किसी वर्ड का मीनिंग बताया, एक्सुडिंग, डायलेक्टिक, नेबुलसली, दिस दैट. मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से और मैंने मिस्ट्री ऑफ नॉलेज से, बट से, तीन चीजों से अगली पिछली सारी बात समझ ली. कि ग्रीक फिलोसोफर्स की अप्रोचेस सिमिलर नहीं थी. एक स्कूल ऑफ थॉट अनरियलिस्टिक या इलॉजिकल या एब्स्ट्रैक्ट बातें करता था, और जो प्री सोक्रेटिक्स थे वो लाइक मेनी अदर ग्रीक फिलोसोफर्स वर प्रैक्टिकल. तो क्या मुझे ये जरूरी था जानना एक्सुडिंग का मतलब क्या होता है? मुझे ये जानना जरूरी था डायलेक्ट का मतलब क्या होता है, डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है? बट ने मुझे बता दिया, वुड रादर ने मुझे बता दिया. ये सिग्नल होते हैं जो समझाने के लिए होते हैं आपको. अच्छा, ये बात समझ आ गई यहाँ तक? अब तक बात इतनी सी बनी कि ग्रीक फिलोसोफर्स के हाँ डिफरेंट अप्रोचेस थी. एक स्कूल ऑफ थॉट एब्स्ट्रैक्ट बातें करता था और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट प्रैक्टिकल बातें करता था. आगे चलिए. पिक्चर डेमोक्रेटस. अच्छा, पिक्चर डेमोक्रेटस बंदे का नाम है. पिक्चर डेमोक्रेटस उसका नाम है. अगर तो ये उसका नाम है तो फिर पिक्चर थेल्स भी एक बंदे का नाम होना चाहिए. फिर पिक्चर एनेक्सागोरस भी एक बंदे का नाम होना चाहिए. नीचे वो लिख रहा है पिक्चर प्लेटो, फिर वो पिक्चर प्लेटो भी उसका नाम. इट मींस पिक्चर जो है वो नाम नहीं है बंदे का, वो सबके साथ बार बार यूज कर रहा है. तो इसका मतलब है पिक्चर का मतलब यहाँ पर कुछ और है. पिक्चर डेमोक्रेटस क्या मतलब? इमेजिन डेमोक्रेटस. पिक्चर कायदे आजम, इमेजिन कायदे आजम, थिंक ऑफ कायदे आजम, ड्रॉ एन इमेज ऑफ कायदे आजम. तो इसी तरह पिक्चर डेमोक्रेटस का मतलब क्या है? जरा डेमोक्रेटस को इमेजिन करो. क्या इमेजिन करें जी? द लाफिंग फिलोसोफर. ये बंदा क्या था जी? हंसता रहता था, कहने लगाता रहता. डेमोक्रेटस के जरा सोचे, इमेजिन करें, और ये हंसता रहता था. द लाफिंग फिलोसोफर. अच्छा, मैं अभी तो एक बात थोड़ी सी जनरलाइज करता हूँ, फिर मैं अभी स्पेसिफिकली भी समझाऊंगा आपको. ये थोड़ी सी ज्यादा दूर की कौड़ी लाने लगा हूँ. लाफिंग फिलोसोफर, ये हंसने वाला, कहने लगाने वाला फिलोसोफर. आप बेटा जब किसी पे हंसते हो तो उसकी बड़ी संजीदा और सीरियस और रैशनल बात में हंसोगे या इरेशनल बात में? जब आप किसी की बातों में हंसते हो या आप दूसरों की बातों के ऊपर क्या लगाते हो कि ये क्या कर रहा है, तो उसकी बात बड़ी रीजनेबल और सीरियस होगी और आप हंसते कहोगे हो आवाज का. आप किस बात पे हंसते हो? जब अगला बंदा कोई स्टूपिड, इररेशनल, एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहा होगा. इसका मतलब है मुझे तो यहीं से थोड़ा सा हिंट मिल गया था कि ये जो डेमोक्रेट्स है ना, ये बंदा वो है जो जरा रैशनल होगा और दूसरों की बेवकूफियों पे हंसता होगा. लेकिन अभी आप इतना डेप्थ में ना जाएं कि इतना नहीं आपको आइडिया. हम सीधी सीधी बात को समझने की कोशिश करते हैं. द लाफिंग फिलोसोफर would he not be perilous company for the desiccated scholastic? अब ना मुझे desiccated आता है ना perilous आता है. Who have made the disputes about the reality of the external world? ये हंसता रहता था किन बंदों की बातों पे? जिन्होंने disputes क्रिएट किए हुए थे रियलिटी ऑफ द. पिछली दरमियान वाली मुश्किल बातें को मैंने छोड़ दी. जो नहीं समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ उसको साइड में कर दीजिए. अब देखिए ना बेटा, लंबे लंबे सेंटेंसेस, लेंथी उसमें फ्रेजेस, लेंथी सेंटेंस, डिफिकल्ट वोकैबुलरी, मुश्किल डिक्शन छोड़ दे, कुछ नहीं. लेकिन हम जितनी समझ आ रही ना हम उसको रिलेट करते जा रहे हैं कि ये डेमोक्रेटस जो था ना, इमेजिन करें कि ये क्या क्या लगाता था उन लोगों पे जिन्होंने रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर क्या क्रिएट कर दिए थे? डिस्प्यूट क्रिएट कर दिए थे. ऑफ मेडिवल डिस्कोर्सेस, जो मेडिवल दौर में एक डिस्कोर्स चलता था, डिबेट चलती थी, वो क्या थी जी?
on the number of angels that could sit on the point of a pin. अब मिडिवल दौर की डिबेट ये थी कि सुई के एक कोने पे कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, ये लिखा है ना। Medieval discourse on the number of angels that could sit on the point of a। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि सुई के एक कोने पे कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, इसके ऊपर डिबेट्स होती है। ये medieval discourses on the number of angels that could, और इन लोगों ने फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटी के ऊपर क्या क्रिएट की हुई थी, डिस्प्यूट्स। इसका मतलब है कि ये वो जो मिडीवियल लोग के दौर के लोग थे, ये वो थे जो फजूल किस्म की बहसों में पड़े रहते हैं। आपको पता चल भी जाए सुई के कोने पे कितने फरिश्ते बैठते हैं, क्या फायदा होगा उसका। ये इसने एग्जांपल दी है ना कि जो मिडीवियल डिस्कोर्सेस थे ये फजूल आर्गुमेंट्स होते थे, और ये डेमोक्रेटिज्म पे क्या करता था, हंसता रहता था कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, ये लोग क्या इसमें बात कर रहे हैं। अच्छा, पेपर में ये फॉर एग्जांपल नहीं लिखना हमने कभी भी, ये मैंने जान के लिखा है कि आपको बताऊं कि ये ऐसा वर्ड नहीं लिखना, ये इंटेंशनली लिखा है। और भी ऐसे कई वर्ड आपको बताऊंगा कि आप लोग जब लिख रहे होते हो ना तो ये चीजें नहीं लिखनी। डेमोक्रेटस नेवर वाज अ पार्ट ऑफ यूजलेस फिलोसॉफिकल कि वो फजूल बातों के ऊपर हंसता रहता था। अच्छा, मैंने ये बात नहीं मुझे ज़हन में आई, मैं बिल्कुल इसी से एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ। डेमोक्रेटस ridiculed the medieval discourses, laughing philosopher है ना। डेमोक्रेटस used to laugh at the useless medieval arguments। तो देखिए ना कितनी डिफरेंट किस्म की इसकी इंटरप्रिटेशन आप फर्दर कर सकते हैं। He was against। देखिए बेटा, अब आप खुद बोल रही हैं, मैंने क्या कहा था कि ये वो पैसेज अगर ये समझ आ जाए तो इसका मतलब है कि फिर कोई भी पैसेज समझा जा सकता है। अच्छा, he was against, Democritus never was a part of useless philosophical arguments। Picture tales। अब जरा टेल्स आपको भी पिक्चर करें। अब अगेन ये बंदे का नाम अगर होता ना उसके साथ लगा होता तो फिर हर किसी के साथ में लगा होता। अब मैं टेल्स को इमेजिन कर लें। Who met the challenge? इसको भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसी लाइन से मुझे समझ आ गई थी कि ये बंदा कैसा होगा। क्या समझ आई है कि ये रियलिस्टिक लॉजिकल बंदा होगा या इरेशनल या इलॉजिकल। ये चैलेंजेस का सामना उससे करना पड़ता है जो समझदार बात करें। अगर आप फिजूल बातें करें तो सारे आपके साथ खड़े होंगे, सारे आपकी बातों को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे ही आपने कोई लॉजिकल या रियलिस्टिक बात करे तो ये फजूल आदमी कहाँ से पिटा गया, इसकी ट्रेडिंग की अपनी मस्जिद बन गई, तो इसको भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। Who met the challenges? इसको भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। क्यों जी? That philosophers were numbskulls। ये फिलोसोफर तो होता ही numbskulls है, नहीं पता numbskulls का मीनिंग। By cornering the market and making a fortune in a year। इसने सारे लोगों को एक साल में पीछे करके अपनी फेट बना के निकाली थी। By cornering the market, by making the fortune in a year। अच्छा, कुछ नहीं समझ आया। For example, अभी तो मैं साथ इंटरप्रेट कर रहा हूँ ना। For example, you are sitting in the examination hall और नहीं पता चला कि टेल्स के बारे में क्या कहा गया जी। तो कहा गया जी कि टेल्स who met the challenge that philosophers were numbskull by cornering the market and making a fortune in a year। मैंने तो समझ लिया कि who met the challenge से मुझे अंदाजा हो गया, laughing philosopher से अंदाजा हो गया, एक रीडिंग सेंसिबिलिटी डेवलप हुई और उससे पता चल गया कि इससे क्या मुराद है। लेकिन अगर मुझे नहीं समझ आई, मैं इतना ज़हन में रख लूंगा, समझ लें मुझे डेमोक्रेटस भी नहीं समझ आया, मुझे टेल्स भी नहीं समझ आया, दोनों नहीं समझ आए। मुझे सिर्फ पहले वाली बात ही समझ आई है कि भाई जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे इनमें डिफरेंट अप्रोचेस थी। एक स्कूल ऑफ थॉट वो था जो जरा प्रैक्टिकल और डुएबल बातें करता था, और एक वो था जो एब्स्ट्रैक्ट बातें करता था, और ग्रीक्स में ज्यादा प्रैक्टिकल थिंकर ही थे। इतनी सी बात भी नहीं, ना मुझे डेमोक्रेटस समझ आया ना मुझे टेल्स समझ आया। अब हम बिल्कुल एक लोएस्ट लेवल के स्टूडेंट पे चले जाते हैं। चुप करके इन दोनों को भी हम अपने ज़हन में रखते हैं कि दो बंदों का नाम आया था, एक डेमोक्रेटस और एक टेल्स। नहीं समझ आए, बाढ़ में जाए, आगे चलिए। जी सर, ये जो लिखा हुआ है दैट फिलॉसफर वर नम्स्कुल, सर ये कौन सी फिलॉसफर कौन किसके बारे में? ये एक जनरल दुनिया का व्यू है ना, इसको चैलेंज का सामना करना पड़ा। आज भी यही है ना कि फलसफी तो होते पागल हैं। हम रूटीन में क्या समझते हैं
फिर फलसफी तो इनका दिमाग ही खराब हो। मैंने जब मास्टर्स में एडमिशन लेने का सोचा तो आई वेंट टू जीसी इन 2005। मैंने कहा चले फलसफे में भी जमा करवा देते हैं, जितने नंबर है बीए में तो फलसफा कुछ नहीं पढ़ता, चलो इधर फलसफे में दाखिला हो जाएगा। तो एज आई एंटर्ड द फिलॉसफी डिपार्टमेंट तो 2-4 लोग मुझे वहाँ पे ऐसे नजर आए तो वापस आ गए। मैंने कहा दफा करो, क्या खुदा पड़ गया। वो बड़े बड़े बाल रखे हुए, अब हम तो गाँव से आए जी बोली वो किस्म के रवैया, और हमें क्या पता कि ऐसे भी लोग होते हैं कि ये इस तरह का भी रवैया, और ये एक नेचुरल चीज़ है। तो मैं उनको देख के वापस आ गया। मैंने कहा कि नहीं भाई फलसफा नहीं पढ़ना। तो अब बाद में समझ आई कि ये कोई इतना खतरनाक या खौफनाक बात नहीं थी, लेकिन हमें आमतौर पर क्या कहा जाता है कि जो फलसफी हैं ये पागल होते हैं, इनका कोई जो है ना वो इनकी बात ही पागल हो जाते हैं पढ़ पढ़। दिस इज जनरल व्यू, बेवकूफ होते हैं फिलॉसफर। नहीं मुझे पता है बेटा, मैं तो वैसे देख रहा था, कमर दर्द कर रही थी। जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसने 1 साल में अपनी वर्क शब्द की थी, सबको पीछे करा। मुझे तो चूंकि सारी बैकग्राउंड भी पता थी कि टेल्स एक ऐसा फलसफी था जिसने कारोबार भी किया था उस दौर में। आमतौर पर ये कहा जाता था कि फलसफी कारोबार नहीं कर सकते, इनका काम सिर्फ सोचना समझना पढ़ना लिखना है। जी अच्छा, हु मेट बेटा, मेट क्या बोल रहे हैं? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात थी, वाज नहीं आएगा सर। आल्सो फेवर्ड प्रैग्मेटिक। अच्छा वाज, ये टाइपिंग है। मैंने लिखना था टेल्स वाज आल्सो प्रैग्मेटिक, लेकिन वो जुमला फिर बाद में चेंज हो गया, लिखते लिखते कि टेल्स आल्सो फेवर्ड प्रैग्मेटिक। ये कोई इशू, इट इज अ टाइपिंग है। हमने पहले बताया था कि हम एक बड़े रीनाउंड इंस्टीट्यूट में जब पहली दफा टीचिंग के लिए प्रेजेंटेशन देने गए तो 18-20 लोग बैठे थे। तो देख के ही मैं तो घबरा गया कि 18-20 लोगों ने प्रेजेंटेशन और मेरे बोर्ड पे तो पहला जुमला जो लिखा वो गलत लिखा मैंने, और लिखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने गलत लिखा है। और मैंने कहा लो जी अब पहला जुमला भी लिखा और पहला जुमला गलत। तो मुड़ के मैंने फिर पहला जुमला ये बोला था कि अक्सर स्टूडेंट इस जुमले को ऐसे लिखते हैं। अच्छा वो उनमें से बाद में एक बंदा बड़ा मेरा अच्छा दोस्त बना, उस अदारे में बड़ा अच्छा होते भी रखता है वहाँ पर, अच्छा डेजिग्नेटेड है। उसने एक बात मुझे बताया कि जैसे तुमने ये कहा ना तो मैंने साथ वाले कानों में बातें करनी शुरू कर दी थी कि ये बंदा जो है ना बड़ा तेज है, लिखा तो इसने गलत था लेकिन अब नंबर कर गया तो इसलिए हमारी टीम का हिस्सा बंदा ही बनता है। ये नहीं जाएगा, ये देख लेना। और भी 10 लोग आए थे, उसने कहा ये बंदा आएगा हमारी टीम में, देख लेना, नोट कर लो। उसके बाद जब मैं गया तो उसने स्पेशली 10 दिन तो पहले पूछा उसका भाषण का क्या बना, और जब मैं ज्वाइन किया उन्होंने कहा मैंने पहले ही तुम्हारा बता दिया था कितने आना ही आना, ये इस तरह से कवर कर गया था अपनी बात को। तो बेटा ये कवर करने की ऐसी में भी आपको ले जाएंगे जी, कोई बात नहीं, आगे चलिए। अच्छा 2 बातों की हमें समझ ना डेमोक्रेटस की आई है ना हमें टेल्स, दोनों की नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पिक्चर एनेक्सागोरस, अब देखें ना अगर सबके साथ से पिक्चर आ रहा है तो इसका मतलब है ये बंदों के नाम नहीं है। पिक्चर एनेक्सागोरस, हु डिड द वर्क ऑफ डार्विन फॉर द ग्रीक्स, Who did the work of Darwin for the Anaxagoras ने ग्रीक्स के लिए क्या काम किया जी? डार्विन कौन था? साइंटिस्ट। इट मींस Anaxagoras की अप्रोच कौन सी है? साइंटिफिक, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल। तो ये फिर कौन से स्कूल ऑफ थॉट का है? प्री सोक्रेटिक। पीछे बात कंटिन्यूटी में आ रही है, कहीं पे बट है, कहीं पे however, कहीं पे कोई कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड आया। पिक्चर टेल्स, पिक्चर एनेक्सागोरस, पिक्चर डेमोक्रेटस एक तरह से चलाता आ रहा है। इसका मतलब है कि पिछले 2 भी हम थोड़ा सा गैस करें कि कोई ट्रांजिशन तो हुई नहीं, तो इसका मतलब है कि जो पिछले 2 भी थे ये रैशनल या प्रैक्टिकल स्कूल ऑफ थॉट के थे। अच्छा ये भी नहीं गैस काम कर रहा, मैं सारी टेक्निक्स बताई जा रहा हूँ। एक तो ये तुमने लाइन से गैस कर ले, एक ये कि नहीं गैस हुआ तो कंटिन्यूटी ऑफ थॉट से गैस कर ले। अब इसकी प्राइसी लिखी एक बच्चे ने और उसने मुझे चेक करवाई लास्ट ईयर, उसने कहा कि Anaxagoras taught the book of Darwin's in Greece. Anaxagoras taught the books of Darwin in Greece. अच्छा Anaxagoras है 3000 साल पहले का, डार्विन आ रहा 19वीं सदी में, और उसने Anaxagoras ने ग्रीक को डार्विन की किताबें पढ़ाई। Who did the work of Darwin means
कि उसने उस वक्त की सोसाइटी में क्या काम किया जो डार्विन ने अपनी सोसाइटी में किया। इसका ये मतलब नहीं है कि उसने डार्विन की किताबें पढ़ाई उनको पढ़ो डार्विन की। सर उसने आपको चेक किया, आप उसका मजाक बना रहे थे। बेटा मैंने आपका नाम तो नहीं लिया। मुझे पता था आप वही जवाब देंगे, मुझे पता था आप सब। देखिए आप मेरी क्लास में बैठ के पहले से बातें प्रेडिक्ट करने लग गई है ना। आगे ये बात हो आगे ये बात हो आगे ये बात हो दिस इज द पॉइंट कि अगली बात प्रेडिक्ट करना हम सिखा देते हैं। हमारे बच्चे इतने फेल हो जाते हैं कि वो खुद बता देते हैं कि अगली बात ये हो। चलिए आगे चलते हैं। Who did the work of Darwin for the Greeks and turned Pericles from a wire-pulling politician into a thinker and a इसने सियासतदानों को क्या बनाया? थिंकर एंड, और इससे पहले वो क्या थे? वायर पुलिंग, बाल की खाल उतारने के ऊपर बहस करते रहने वाले। तो इसका मतलब फिर वही हो गया कि इसने किनको अपोज किया होगा? जो वही फजूल बहसें कर रहे हैं कि सुई के कोने में 50 लोग कैसे बैठे। बाल की खाल उतारनी है ना ये, कि यू हैव नो आर्गुमेंट, दैट्स व्हाई नाउ यू आर स्टार्टिंग यूजलेस आर्गुमेंट्स। आप फजूल बातें कर शुरू कर देते। दो दोस्त बैठे होंगे कुछ नहीं बात करने के लिए, घुमा फिरा के फिर बार बार वही बातें करते हैं। अच्छा फिर सुनाओ आजकल क्या हो रहा है? अच्छा तुम सुनाओ कोई नई कहानी। दे हैव नथिंग टू स्पीक। मोबाइल दोनों ने आपने पकड़ा हुआ है, दोनों पास बैठे फिर एक दूसरे को फजूल अच्छा फिर सुनाओ कैसा, और कोई नई बात, और ये होती है यूजलेस डिबेट, नथिंग टू स्पीक। तो ये भी फिर इसी तरह की फजूल बातें करते थे। लेकिन एनाक्सागोरस ने क्या किया? सियासतदानों को थिंकर और स्टेट्समैन बनाया। Anaxagoras influenced and developed the practicalities of politics and अच्छा अब अगर मुझे पिछले दो नहीं ना समझ आए तो the best way is to get rid of them कि इस जुमले में जिसमें समझ आया ना उसमें इनको कवर कर दो। Some of the philosophers influenced and developed the practicalities of politics and अच्छा अगर तो वो ये इसी तरह के हुए तो कवर हो गए, नहीं भी हुए तो आपने कौन सा जिक्र किया कि उन दोनों को मैं डाल के इसमें कह रहा हूँ? थोड़ा सा इस तरह से बात को कर दें। अच्छा फिर ये है कि ये कह दें कि प्री सोक्रेटिक्स डेवलप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड, यूं कर लें। आप नाम वैसे ही निकाल दें, आपको लगेगा कि ना नेक्सा को वो टेल्स इंपॉर्टेंट था ना डेमोक्रेटिक्स इंपॉर्टेंट था। जो बात समझ आई है पिछली बात को उसके साथ आगे मिला लो। जो पिछली बात है ना उसकी कंटिन्यूटी आगे चलनी चाहिए। पीछे वो कह रहा है एक प्रैक्टिकल थे एक एब्स्ट्रैक्ट थे, और ग्रीक्स में ज्यादा प्रैक्टिकल थे। फिर जो प्रैक्टिकल स्कूल ऑफ थॉट था उसने पिछली 4-5 लाइनें नहीं समझ आई छोड़ के जो समझ आई ना इसको ऐड कर दो कि इसने सियासत में प्रैक्टिकल अप्रोच को इन्फ्लुएंस भी किया और डेवलप किया। कवर होगी पीछे, आगे चलते। पिक्चर ओल्ड सोक्रेटिस। अब जरा बूढ़े सोक्रेटिस को देखें, इमेजिन करें। अनअफ्रेड ऑफ द सन्स और द स्टार्स, ये नहीं डरता था सितारों और सूरज की मूवमेंट से, जाना? ध्यान से जाना। पिक्चर ओल्ड सोक्रेटिस अनअफ्रेड ऑफ द सन और द, ये ना सितारों से डरता था ना सूरज से डरता था। क्या मतलब है जी कि ये बंदा प्रैक्टिकल स्कूल ऑफ थॉट वाला होगा या एब्स्ट्रैक्ट? पहले तो नाम से ही प्री सोक्रेटिस पर प्रैक्टिकल तो पता चल गया कि सोक्रेटिस खुद तो प्रैक्टिकल ही होगा ना। फिर जो उस दौर में सितारों की मूवमेंट और ये सारा सितारों का इल्म, सुपरस्टिशियस हो जाते थे ना लोग कि यूं होना है और यूं होना है। कल का स्टार मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि जो है वो अगले हफ्ते आपकी शादी कहाँ है। तो अब मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूं, तो अगले हफ्ते क्या शादी होगी? तो ये स्टार्स आपको सिर्फ क्या कर रहे होते हैं? वो सुपरस्टिशियस बनाते हैं हमारा ना, सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। वर्ड तो उसने ठीक यूज किया। अच्छा चलें वापस चलते हैं। Was unafraid of stars and sun, gaily corrupting young men, नौजवानों को करप्ट करता था। अच्छा क्या करप्शन में लगाता था कि पैसे कमाओ जाके? एंड ओवरटर्निंग, अच्छा वो कहते था करप्शन बेतहाशा करो उससे घूमते गिर जाएंगी, ये मतलब है।
नौजवानों को करप्ट करता था और हुकूमतों को गिराता था। What would he have done to these bespectacled seedless philosophers who now litter the court of the once great queen? आप सोचें कि उसने फिर सीडलेस फिलोसोफर्स का क्या हाल किया होगा। मतलब ये नौजवानों के ज़हन में सवालात पैदा करता था, उनके ज़हनों को रैशनल बनाता था और हुकूमतों के लिए उससे क्या पैदा होते थे, मसाइल पैदा होते थे। और जब वो जो गवर्नमेंट के उसमें हमेशा एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट या जो बादशाह होता है उसकी कोर्ट में जो होते हैं ना फिलोसोफर, वो सीडलेस होते हैं बेचारे, इसीलिए तो वो जाकर उधर बैठ जाते हैं कोई आइडेंटिटी मिल जाए। अगर उनके अंदर ओरिजिनलिटी होती हो तो वो कभी भी कोर्ट में जाके ना बैठे। तो इसने सोचे उनका क्या हाल किया होगा फिर उन सीडलेस फिलोसोफर्स का, जब उनसे नौजवान जाके बातें पूछते होंगे कि बात करते होंगे या सवालात होते होंगे, उनके पास में कोई जवाब नहीं होता होगा। तो मतलब यहाँ तक आते आते सिर्फ एक बात समझ आई है कि सोक्रेटिस ने नौजवानों को रैशनल थिंकर बनाया, सुपरस्टिशियस नहीं था, हुकूमतों के लिए मसाइल पैदा किए और सीडलेस फिलोसोफर्स को भी उसने नहीं छोड़ा। चार बातें हुई जो नहीं दरमियान में समझ आई, उन चीजों को छोड़ दे। सर इस पैराग्राफ में कोई आइडेंटिफाइड मतलब वर्ड्स हो ये तो सर आपने वैसे समझा दिया। बिल्कुल, was unafraid of the sun of the stars, पहली बात, सुपरस्टिशियस नहीं था। Old Socrates was not superstitious at, एक होगी बात, corrupting young man, डेली का मतलब नहीं आता, and overturning, he changed not only the behavior of the young generation and but also purified the what he have done to these bespectacled seedless philosophers। क्या किया होगा उसने उनका जो सीडलेस फिलोसोफर्स थे, तो उसने नौजवानों को भी चेंज किया, उसने सीडलेस फिलोसोफर से भी कोड को प्योरीफाई किया एंड डिस्करेज अनरियलिस्टिक, और इस रवैये को भी डिस्करेज किया। यही चार बातें यहाँ पर हुई। एंड से हमें पता चल रहा है कि जी पीछे जो बात हुई है कि नौजवानों को रैशनल थिंकर बना के गवर्नमेंट के लिए ट्रबल्स पैदा करें, आप चेंज कर लें, ये लैंग्वेज ना लिखें कि सोक्रेटिस वाज नॉट सुपरस्टिशियस एट ऑल, फुल स्टॉप। ही rationalized the young generation and created troubles for the government and also discouraged seedless philosophers। ये कर लें। There can be many more ways ना, हमने तो सिर्फ वो जो मेन चार आइडियाज आए उनको क्लब कर दिया। सर लेकिन ये कोड जो है ये प्लेटो ने तो उसको वो नहीं किया था ना, वो मतलब इसकी जो सेंस बन गई वो ये बन गई है कि प्रेजेंट में जो भी फिलोसोफर है वो कोड को मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो प्लेटो उनके साथ क्या करता? प्लेटो चले यूं कर लेते हैं, देखिए ना मैं फिर कोई कहूंगा कि इट इज ओपन टू एनी इंटरप्रिटेशन। वेट जी बेटा, बिल्कुल ऐसे ही मैंने पहले आपको कहा ना कि आपको क्या लग रहा है कि प्लेटो जो था वो नौजवानों को करप्शन पे लगा रहा था। अच्छा, अब लाइन पीछे कॉन्टेक्स्ट थी, पीछे इसी लाइन का कॉन्टेक्स्ट देखें, सोक्रेटिस सूरज सितारों से एंड करप्टिंग यंग मैन, उसी लाइन की कंटिन्यूटी चले जाए। तो जो उसकी अपनी अप्रोच थी, नौजवानों को भी वो उस अप्रोच की तरफ असल में लेके जा रहा था। पीछे उसने उसकी अप्रोच इंट्रोड्यूस करवा दी कि वो अनअफ्रेड ऑफ सन्स एंड स्टार्स एंड डेली करप्टिंग द यंग मैन। इसी तरीके से वो नौजवानों को भी यही करप्शन पे लगा रहा था, मींस उनके माइंड भी करप्ट कर रहा था, मींस उनके माइंड को भी इन्हीं सवालों के ऊपर लगा रहा था। सोक्रेटिस का जो तरीकाकार था वो था ये कि वो सिर्फ सवाल पूछता था और वो कहता था द ग्रेटेस्ट विजडम लाइज इन फ्रेमिंग क्वेश्चन एनीवन कैन आंसर। वो सवाल इस तरह से पूछता था, उसी के अंदर जवाब होते थे, और सवाल कहता था जिसको समझ आ गया जवाब तो कोई भी दे देगा। तो उसने भी नौजवानों को बेसिकली सवाल करना सिखाया था, ये सूरज सितारों की मूवमेंट कैसे हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे ही हमें चेंज कर रही है, बताओ फिर हमें। तो वो उसी की पर्सपेक्टिव की कंटिन्यूटी में जाए ना कि जिस पैसेज में वो पूरा एक टर्म के तौर पे सोक्रेटिस को ले रहा है कि सोक्रेटिस ने प्रैक्टिकल अप्रोच इंट्रोड्यूस करवाई या प्रैक्टिकल थे अपनी अप्रोच में और नौजवानों को भी उसने करप्ट किया। तो अब इसको जरा इकट्ठा करें कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके, तो मींस अगर वो प्रैक्टिकल अप्रोच का फॉलोअर है और नौजवानों को करप्ट कर रहा है तो कंटिन्यूटी कॉन्टेक्स्ट में क्या बन रही है कि वो नौजवानों को भी बेसिकली उसी फिक्र की तरफ लगा रहा है। सर अगर इनमें सन और स्टार्स
मिस कर दे, मतलब अनअफ्रेड कर दे, और फिर यंग मैन करप्टिंग से, तो फिर तो नेगेटिव मतलब बनना होता है। बिल्कुल ठीक है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि नेगेटिव मीनिंग बनेगा। पीछे प्री सोक्रेटिस कैसे लोग थे? प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल। पीछे जो दो चीजों में क्लैश चलता आ रहा है वो करप्शन और ऑनेस्ट लोगों में चलता आ रहा है। तो इट मींस कि जिस यहाँ पर जो करप्शन का वर्ड आ रहा है उसकी कोई डिफरेंट कॉनोटेशन होनी है। या तो पूरे पैसेज के अंदर एक क्लैश चलता आ रहा है कि जी ये करप्ट है और ये ऑनेस्ट है, ये नवाजदारी नवाज शरीफ करप्ट है और ये जनाब मौजूदा गवर्नमेंट ईमानदार हुकूमत है, तो फिर तो हम ये कहते हैं कि करप्शन में मीन हियर कि जो हम एक टिपिकल टर्म करप्शन की ले रहे हैं। जबकि पीछे क्लैश पूरे पैसेज में चलता आ रहा है कि एक तरफ प्रैक्टिकल स्कूल ऑफ थॉट है और एक तरफ एब्स्ट्रैक्ट स्कूल ऑफ थॉट है। तो इट मींस कि सोक्रेटिस के लिए तो उसने बकायदा वर्ड भी यूज किया कि प्री सोक्रेटिक्स पर प्रैक्टिकल। तो ये अनअफ्रेड था, नहीं डरता था, यही उसने लोगों को सिखाया। तो बस सिर्फ उसका कहने का अंदाज जरा थोड़ा सा डिफरेंट। अब मैं बता रहा हूँ ना कि ये तो सबसे मुश्किल तरीन पैसेज है ना। अगर हम इसको थ्रू सिग्नल समझते जा रहे हैं, इतना मुश्किल पैसेज आपको ना आएगा ना आना है। अगर हम देखें ना किसी मुश्किल वर्ड का मैंने मतलब बताया आपको अभी तक, हम हाफ से ज्यादा पैसेज कर चुके हैं। जो नहीं समझ आया उसको छोड़ के कैसे कवर करना है, हम तो ये सिग्नल के थ्रू एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सीख रहे हैं। नहीं समझ आया नौजवानों वाला छोड़ दो, निकाल दो, फिर एक नई लाइन इसी तरह गोल मोल कर दो कि सोक्रेटिस वाज नॉट सुपरस्टिशियस एट ऑल एंड ही क्रिएटेड ट्रबल्स फॉर द गवर्नमेंट। बस इतनी लिख दो। बस जितनी मुश्किल बात लगे उसको चुप करके साइड पे रखो, उसको ना छेड़ो। जितनी समझ आ जाए ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड इट, नहीं आई तो इग्नोर कर दो। आगे चलते हैं टू प्लेटो। अब प्लेटो के बारे में आगे, एज टू दीज विराइल प्रेडिसेसर। अब ना मुझे विराइल का मतलब आता है और प्रेडिसेसर का अगर तो आता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो नहीं आता। प्लेटो का तो पता है ना, जो अबाउजदाद थे। एपिस्टेमोलॉजी बिल्कुल नहीं पता, एपिस्टेमोलॉजी किसको कहते हैं। वॉज बट द वेस्टिब्यूल ऑफ फिलॉसफी, नहीं पता वेस्टिब्यूल ऑफ फिलॉसफी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, कख नहीं समझ। एकिन टू द प्रिलिमिनरीज ऑफ, नहीं पता। इट वॉज, जी लव का तो पता ही होगा, और पता क्या, ये तो जरूरी बात है। प्रिलिमिनरीज का भी पता होगा कि ये पहले प्रिलिमिनरी लवर थे, फिर ये लेटर वाले लवर थे, फिर ये पूरी वो तो पता है। आगे चलते हैं। ये पीछे जो भी जिक्र हुआ है ना, एपिस्टेमोलॉजी, वेस्टिब्यूल, एकिन, प्रिलिमिनरीज ऑफ लव, व्हाटसएवर, इसकी आगे बेटा खुद ही वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इट वॉज प्लेजेंट इनफ फॉर अ व्हाइल। पीछे जितनी भी बातें थी ये वक्ती तौर पे क्या लगती थी, अच्छी लगती थी, बट इट वॉज फॉर फ्रॉम द क्रिएटिव कंज्यूमेशन। लेकिन ये सारी बातें क्रिएटिविटी से दूर थी। इट मींस पीछे जितनी बातें हुई हैं वो क्या होगी, अनरियलिस्टिक। तो प्लेटो के नजदीक अनरियलिस्टिक बातें कभी भी क्रिएटिविटी की तरफ, देखिए मीनिंग तक पहुंच गए हैं कि नहीं, कैसे पहुंचे हैं, बात के जरिए। तरह से होगा, ये बीयू की बात करें। भट्ट ने बताया ना कि पीछे जो थोड़ा सा इधर वाले भट्ट में ध्यान दे तो बाद में, बट इट वॉज फार फ्रॉम क्रिएटिविटी। ये सारी बातें क्रिएटिविटी से दूर हैं। ये वक्ती तौर पे क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन ये क्रिएटिविटी से बहुत दूर ले जाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि पीछे की जो बातें हुई हैं वो अनरियलिस्टिक है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, एक वर्ड सिग्नल का है ना, बट, एंड, हाउएवर, व्हाइल, ये सारे सिग्नल वर्ड्स आपको पिछली बात समझा जाते हैं, ये अगली बात समझा देते हैं। अब अगर मैं इस पैसेज को थ्रू डिक्शन समझना शुरू कर दूं, थ्रू वोकैबुलरी समझना शुरू कर दूं, थ्रू फ्रेज समझना शुरू कर दूं, तो फिर तो एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग समझते समझते मुझे 4 मिनट लगेंगे डिक्शनरी सामने रख के और बेशुमार चीजों को। लेकिन मैंने उसके लिए एक अम्ब्रेला टर्म यूज की
कि वो कह रहा है पीछे जो भी बातें हुई हैं ये सुनने को क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन ये बातें क्रिएटिविटी से क्या है, बहुत दूर है। इसका मतलब है वो बातें फिर अनरियलिस्टिक ही होंगी। तो प्लेटो भी अनरियलिस्टिक बातों की फेवर में नहीं था, और ये भी किसको सपोर्ट करता था, क्रिएटिविटी को, प्रैग्मेटिज्म को, प्रैक्टिकल अप्रोच को। तो असल चीज है हमने ना उसकी मीनिंग तक पहुंच गए। मैंने क्या लिखा है, प्लेटो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एपिस्टेमोलॉजी, ये मैंने जान के ये लिखा है। मुझे आप लोग इसका दूसरा बताएंगे कि आपको ये नहीं समझ आई तो आप दूसरी बात क्या कह सकते हैं। इसी के रिवर्स क्या होगा, अगर वो एपिस्टेमोलॉजी के खिलाफ है तो फिर वो किसकी फेवर कर रहा है, रियलिस्टिक, रैशनलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। प्लेटो आल्सो फेवर्ड प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इट मींस यहाँ से फिर ये भी समझ आ गई कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब यही है कि जो एब्स्ट्रैक्ट किस्म की बात है। जी बेटा। सर ये यहाँ पर जो लिखा है इट वाज प्लेजेंट इन अ फार अवाइड, सर अब हमें कैसे पता चले कि जो प्लेजेंट वाली बात है ये रियलिस्ट के बारे में कह रही है या अनरियलिस्ट, या प्लेटो किसका फॉलोअर है? देखो ना ये सारी लाइन पढ़ी अभी तो ये वही चलती जा रही है, सेमीकोलन मीन अभी ये चल रही है। ये पीछे जो भी जिक्र हुआ है ये क्या लगता है, प्लेजेंट फॉर, ये इस बात के लिए आ रहा है ना कि जो सारा कुछ हुआ है ये सारा बेसिकली सर ऊपर वाले की अगर समझ ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो वर्ड जो भी हुआ है, जो भी बात हुई है, ये सारी बात क्या लगती है, प्लेजेंट फॉर अ। असल तो सिग्नल ये आया ना बट के बाद वो क्या कह रहा है कि ये सारी बातें क्रिएटिविटी से, ये वक्ती तौर पे अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन इनका क्रिएटिविटी से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। क्रिएटिविटी किसके थ्रू आती है, हमेशा रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल चीजों के थ्रू आएगी। इधर वो किधर क्या हो रहा है, फेसबुक चलाने वाला। अच्छा जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल जो सवालात है ना उनको करें, क्लैरिटी लेने के। मुश्किल तरीन पैसेज को मैंने इसलिए उठाया है ना, और बगैर किसी मीनिंग का वर्ड बताए सिग्नल के थ्रू समझना सिखा रहा हूँ। तो हमने बेसिकली तो वो समझना है कहाँ पर बट जो कंफ्यूज कर रहा है बताएं। जी बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि वो उन सब के ऊपर वालों के अगेंस्ट था क्योंकि वो क्रिएटिव थे, ये नहीं सेंस बनती है। अभी कर लेते हैं जी बेटा, ये दोनों आ गए। अच्छा और बट तो वैसे ये नहीं जी, एपिस्टेमोलॉजी को कहता है कि एज टू दीज ब्राइल प्रेडिसेसर एपिस्टेमोलॉजी वाज बट द वेस्टिब्यूल ऑफ। ये एपिस्टेमोलॉजी जो थी ये कुछ भी थी, लेकिन जो भी थी, लेकिन ये बेसिकली क्या थी, ये ऐसे ही था जैसे कोई प्रिलिमिनरी बात है। उसने तो एक एनालॉजी ड्रॉ की है ना, प्रिलिमिनरीज ऑफ लव। एक कप चाय तो निकाल दो। अच्छा, प्रिलिमिनरीज ऑफ लव। नहीं ये आप एक सेकंड शुरू करें।